कहानी का शीर्षक है परवरिश। माँ, जानती हो, आज मेरे पास एक अजीबोगरीब मुकदमा आया था। मनीष शाम को कोर्ट से लौटकर माँ के साथ चाय पीने के दौरान अचानक बोला तो माँ की नजरें उसकी ओर उठ गई। हाँ माँ, आज एक ऐसा मुजरिम मेरे सामने आया जिस पर शराब पीकर किसी की हत्या करने का आरोप था। पर जानती हो, जब सरकारी वकील ने उससे कारण पूछा तो उसने अपने पिता को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं समझी नहीं। उसने बताया कि उसके पिता सदैव बिगड़े नवाब रहे। उसके दादाजी कभी गांव के जमींदार रहे थे, अतः जमीन जायदाद की कमी नहीं थी। नौकरी की जरूरत महसूस नहीं हुई और आवारागर्दी के साथ दारू, गोश्त और इधर उधर रंगरेलियां उनका हमेशा से शौक रहा। उनकी इसी आदत से परेशान होकर उसके बचपन में ही माँ उसके 2 साल के भाई को लेकर अलग हो गई थी। क्योंकि वो बड़ा बेटा था और पिता का जबरदस्त लाडला भी, पिताजी ने किसी भी हालत में उसे माँ के साथ भेजने से इनकार कर दिया। माँ के जाते ही वो और स्वतंत्र हो गए और उसकी भी हर जायज नाजायज जिद पूरी करने लगे। हालत ये हुई कि युवावस्था की देहरी पर कदम रखते ही वो बाप की राह पर चल पड़ा था। उसने सीधे सीधे कहा, जज साहब, बचपन तो गीली मिट्टी की तरह होती है। जिस मूरत में माँ बाप डाल देते हैं, बच्चा उसी मूरत में ढल जाता है। तो जब वही बच्चा बड़ा होकर वही सब कुछ करता है जो उसके माँ बाप को करते देखा है, तो क्यों मुजरिम करार दिया जाता है? जिससे वो मूरत गढ़ी है, उसे क्यों नहीं? जज साहब, मैं कबूल करता हूँ कि मैं शराब पीकर कोठे पर गया और जब गुलाबो बाई की 12 साल की बेटी के साथ मुन्ना लाल ने गलत हरकत करने की कोशिश की तो मेरा खून खौल उठा और उसे रोकने की चेष्टा में कब मेरे हाथ से उसका खून हो गया मुझे खबर नहीं। पर जब मैंने अपनी 16वीं सालगिरह पर पहली बार शराब पी थी तो पिता ने क्यों नहीं रोका मुझे? उल्टा उन्हें गर्व हुआ था कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। माँ, आपको क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? अचानक माँ का पीला पड़ा चेहरा देखकर मनीष घबरा गया। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, तुमने क्या नाम बताया उसका? मीनल ने खुद को संभालते हुए पूछा। शायद दिनेश था, दिनेश राठौर, निवासी मीरपुर। एक बारगी मीनल का दिल बैठ गया। जिसकी उसे 25 साल तक रात दिन आशंका रही थी, वही आज सच बनकर उसके सामने था। किसी बहाने से वो उठकर अपने कमरे में आ गई। दिनेश यानी उसका बेटा दिनू, वो बेटा जिसे होने पर उसे पहली बार मातृत्व का भाव जागा, जिसके सीने से लगाकर वो खुशी के 7वें आसमान पर पहुंच जाती थी और जिसको छोड़ के आने के बाद भी कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब उसे उसकी याद न आई हो। आज वही बेटा शराब के नशे में कत्ल के इल्जाम में अपने ही छोटे भाई की अदालत में खड़ा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन 25 वर्षों में उसने मनीष को भनक भी नहीं लगने दी थी कि उसके पिता जिंदा है और उसका एक बड़ा भाई भी है। पति से अलग होने के बाद कुछ दिन वो मायके में रही और जब उसे सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई तो उसने अपना तबादला ऐसे शहर में करा लिया जहां उसकी पिछली जिंदगी उसका पीछा ना कर सके। उसने खुद को विधवा घोषित कर मनीष को पिता से मिलने की सारी संभावनाओं पर विराम लगा दिया था। मनीष को अच्छे संस्कारों के साथ उसने अच्छी शिक्षा भी दी। आज वह जज की कुर्सी पर था। पिछले महीने ही उसका तबादला मीरपुर के पास के जिले में हुआ था, पर आज वक्त उसे इस मोड़ पर खड़ा कर देगा, ये तो उसने कभी नहीं सोचा था। क्या करे वो? क्या वो दीनू को उसकी किस्मत पर छोड़ दे? पर सही कहा था दीनू ने, इसमें उसका क्या कसूर? कसूर तो उसकी परवरिश का है। तो क्या वो मनीष को सब कुछ बता दे? पता नहीं अब उस पर इसका क्या असर होगा। उसे याद आया, चलते समय उसके पति ने बड़े घमंड से कहा था
एक दिन देख लेना मेरी और अपनी परवरिश का अंतर। हम खानदानी रईस है, तुम्हारी तरह सरकारी मुलाजिम के घर के नहीं। रात भर मीनल इसी ऊहापोह में डूबती उभरती रही, पर सुबह होते ही उसने निर्णय ले लिया, वह मनीष को सब कुछ बता देगी। सब कुछ सुनकर एक बारगी तो मनीष जैसे सकते में आ गया, पर वह समझदार था। माँ की परिस्थिति का अंदाजा उसे हो रहा था। हाँ, उसने ये जरूर कहा, माँ शायद अगर आप ये राज पहले मुझे पर खोल देती तो हो सकता है कि। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही मीनल बोल उठी, मैं तुम पर तुम्हारे पिता की छाया भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। मुझे डर था कि वो तुम्हें भी मुझसे छीन न ले। दूसरे दिन मनीष ने दिनेश के पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की, तो बिना किसी नानुकुर के वो कोर्ट में आ गए। मनीष ने चपरासी से कहकर उन्हें अपने प्राइवेट चैम्बर में बिठवा दिया। दिनेश का मुकदमा शुरू होने से पहले ही लंच में वो उनसे मिला। अय्याशी ने उनके चेहरे को समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। झुर्रीदार चेहरे पर काले रंगे बाल, आंखों में सुरमा और पान तंबाकू से पड़े पीले दांत। हाँ, सफेद झक कुर्ता, वैसा ही पैजामा। एक बारगी तो वह सोच ही नहीं पाया कि यह आदमी उसका पिता भी हो सकता है। उसने कभी अपने पिता की तस्वीर तो नहीं देखी थी, पर बालमन में अपने पिता की वात्सल्य और तेज को ओतप्रोत जो छवि बनाई थी, वो आज भी उसके मस्तिष्क की चदरिया पर जो की त्यों धरी थी। नमस्ते जज साहब। अचानक आवाज से उसकी तंद्रा टूटी तो वो अचकचा गया। ओह नमस्ते, बैठिए। आपने मुझे याद किया? आपको मालूम है आपके बेटे ने आप पर क्या इल्जाम लगाए हैं? उसने उनको गौर से देखते हुए पूछा। शायद कोई पश्चाताप कहीं छिपा हो, पर उन्होंने बड़ी बेशर्मी से कहा, जज साहब ये तो खानदानी अमीरों के घर की पहचान है, पर मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? उससे ये कत्ल किसी इज्जत बचाने के दौरान हुआ। आगे के शब्द पनीले हो उठे थे, जो उनके बेटे के प्रति उनकी ममता दर्शा रहे थे। आपका एक ही बेटा है या? उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। एक और है, वो भी ऐसा है क्या? उसने लापरवाही से पूछा, पर वो भबक उठे। उसे साथ लेकर 25 वर्ष पहले ही मेरी पत्नी घर छोड़ गई। ओह, शायद बिना माँ के इसकी परवरिश। मनीष ने कुछ कहना चाहा, पर ठाकुर साहब बीच में ही बोल पड़े। इसको खानदानी संस्कार देने में मैंने कमी नहीं की है, तभी तो वो एक तवायफ की बेटी के साथ भी किसी की ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सका। तो ये आपके संस्कार कि बेटा कोठे पे जा रहा है, शराब पी रहा है, और आप उसे रोकने के बजाय उसको बढ़ावा दे रहे हैं। मनीष के स्वर में दुख के साथ व्यंग उत्तर आया। आपको इसे भी इसकी माँ के साथ भेज देना चाहिए था, तब शायद इसकी जिंदगी। तब कौन ये जज सा बन जाता? ठाकुर साहब बीच में ही व्यंग से बोल उठे। क्या पता हो ही जाता। मनीष ने फाइल पलटते हुए जानबूझकर लापरवाही से कहा, तो ठाकुर साहब तैश में भर उठे। मुझे मालूम है मेरा छोटा बेटा भिखारियों की तरह जी रहा होगा। आपने कभी उससे हाल जानने या मिलने की कोशिश नहीं की? मनीष ने उनका मन पढ़ना चाहा, पर उन्होंने तेजी से बात पलट दी। उसका जिक्र छोड़िए, मेरे इस बेटे की बात करिए। ये बस तो जाएगा ना? अब ये तो साक्ष्य ही बताएंगे, अभी क्या कहा जा सकता है। मनीष ने चपरासी को बुलाने के लिए घंटी बजाई। बाबूजी को बाहर छोड़ाओ। पता नहीं एक जज के मुंह से बाबूजी शब्द या जिस कोमल लहजे में वह कहा गया था, उसे सुनकर एक बागी ठाकुर साहब भी चौंक गए, पर दूसरे ही क्षण वो अपनी अकड़ी चाल से बाहर निकल गए। रात भर मनीष बहुत बारीकी से केस स्टडी करता रहा। हालांकि अपना जुर्म दिनेश कबूल कर चुका था, पर भीतर से न जाने क्यों उसे लग रहा था कि भले ही मनीष कितना भी शराबी हो, वह किसी की हत्या नहीं कर सकता। एक क्षण को तो उसने अपने भाई की साफ गोई पर भी गर्व हो उठा, पर दूसरे ही क्षण
उसका मन अपने मुजरिम भाई के प्रति सहानुभूति से भर उठा। काश माँ के साथ वह भी आ जाता। पर दूसरी सुबह कोर्ट जाते समय उसका मन बहुत शांत था। उसने पक्के सबूत और गवाहों के आधार पर अपने फैसले में यह लिखकर कि दिनेश द्वारा किसी नाबालिग की अस्तमत बचाने के प्रयास में अभियुक्त से हुई हाथापाई के दौरान अभियुक्त के हाथ में पकड़ी हुई खुकरी उसके पेट में लग जाने से उसकी मृत्यु हुई, क्योंकि खुकरी पर उंगलियों के निशान केवल मृतक के थे, दिनेश के नहीं। दिनेश को मृत्यु दंड से बरी कर दिया। पर कोर्ट से निकलने के पहले उसने ठाकुर साहब से अपने चैम्बर में मिलने की पेशकश की थी, जिसे स्वीकार कर वह तुरंत ही उससे मिलने पहुंच गए। अब तो आप बहुत खुश होंगे कि आपका बेटा बरी हो गया, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। मनीष ने उन्हें कुर्सी पर बैठने का संकेत करते हुए तौलिए से भीगे हाथ पोंछते हुए कहा। क्यों हर बार न्याय की कुर्सी पर बैठा जज उसका छोटा बेटा या भाई नहीं होगा? क्या? मैं समझा नहीं। अब ठाकुर साहब की बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से निगल पड़ने को तैयार थी। हाँ, मैं दिन्नू भैया का छोटा भाई मनीष, आपका बेटा नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला माँ को विधवा के रूप में देखा और अपने देवता तुल्य पिता को, जो सुंदर छवि में हर पथ पर सदैव से मेरी प्रेरणा रही, उसमें आपका कहीं स्थान नहीं है। बस अब आप जा सकते हैं। बेहतर होगा कि दिन्नू भैया से भी आप यह राज उजागर ना करें, वरना मुझे डर है कि कहीं सच्चाई जानकर उनके मन में आपके प्रति नफरत ना फूट पड़े और आप अपना इकलौता बेटा भी ना खो दे। और हाँ, उम्मीद है अब आप अपनी और अपनी पत्नी की परवरिश में अंतर समझ गए होंगे। कहते ही उसे मेज पर रखी घंटी दबा दी। आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।